हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा खास है। जो आप लोग 27 मार्च को विज्ञान का एग्जाम देने जाने वाले हो, आज हम लोग देखने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है दोस्तों, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस कई सालों से पूछे जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों केमिस्ट्री का भी सवाल है, फिजिक्स का भी सवाल है और आप लोग का बायोलॉजी का भी सवाल है। मतलब जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान तीनों के सवाल है। 5 नंबर वाले सवाल अगर पूछेंगे दोस्तों 5 नंबर से पूछे जा सकते हैं। बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, कई बार हर बार लगभग ये सवाल पूछे जाते ही है। तो देख लीजिए जल्दी से, फटाफट से सभी को शेयर कर दीजिए। जितने सबका दोस्त है आप लोग अपने स्कूल ग्रुप में, ट्यूशन ग्रुप में, जहां भी दोस्त है जो एग्जाम देने वाले हो, ताकि उनका हेल्प हो सके, जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों देख लेते क्या क्वेश्चन है। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा दीजिएगा, ताकि एग्जाम में जाके तुम तबाही मचा कर सको। चलो देखते हैं क्या क्या सवाल है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है क्या कि धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों बहुत दिन पहले ये सवाल मैंने कराया था और एक बार आप लोग देख लीजिए जो नहीं पढ़े हैं। भौतिक गुणधर्म के आधार पर होता है, एक रासायनिक गुणधर्म के आधार पर। दोस्तों ये सवाल पूछेगा तो 5 नंबर पूछेगा, तो आपको इस प्रकार से जवाब देना हो। एक तरफ धातु लिख देना, एक तरफ अधातु लिख देना। धातु क्या होते हैं? प्राय ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातु दोस्तों तीनों अवस्था, ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्था में पाई जाती है। लेकिन दोस्तों धातु एक अपवाद होता है पारा की, ये धातु होती है भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। समझ रहे हो? अपवाद मतलब उसके गुण का विरोध करता है। जैसे धातु क्या प्राय ठोस अवस्था में होती है, लेकिन पारा एक मात्र ऐसा धातु है जो धातु है लेकिन वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। और अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस। नेक्स्ट, धातुओं में विद्युत और उष्मा का चालक होती है। धातु ये विद्युत और उष्मा का चालक होती है। ठीक है, ऐसा लिखना, धातु ये विद्युत और उष्मा का चालक होती है। मतलब कोई लोहे का रॉड है, आप लोग आग में रख दोगे इस एंड को, तो ये एंड अपने आप ये छोरा गर्म हो जाएगा। के इसका मतलब कह सकते हैं ये सुचालक है। किसका? गर्म मतलब क्या? उष्मा का सुचालक है। अगर लोहे की किसी कील को आप बोर्ड में घुसाओगे तो आपको ग्राम से झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक का बिल्कुल झटका लगेगा। मतलब क्या, जो लोहा है वो विद्युत का भी सुचालक है। मतलब ऐसे ट्राई मत करने जाना, समझे? मतलब झटका खाओगे बैठे रहोगे। अधातु ये विद्युत और उष्मा का चालक नहीं होती है। ठीक है, अधातु ये विद्युत और उष्मा का चालक नहीं होती है। और जबकि दोस्तों धातु क्या विद्युत उष्मा का चालक होती है, बता देंगे। अब बात दोस्तों है, इसमें ग्रेफाइट निकल जाता है जो एक अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक होता है। बस सेम इसका उल्टा है। धातु ये ठोस अवस्था पाई जाती है, अधातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, सॉरी अधातु तीन अवस्था में पाई जाती है। जबकि धातु विद्युत और उष्मा का सुचालक होती है, जबकि अधातु जो है वो आप लोग का विद्युत उष्मा का सुचालक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता मतलब पतली तार के रूप में भाई साहब एक धातु को खींच सकते हैं, लेकिन अधातु में वो तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया। आघात वर्ध्यता मतलब आघात दे देकर मार हथौड़ा करके तुम चादर को चपटा कर देता है। देखते हो ना दुकान में, तो वही बोलता है आघात वर्ध्यता, मतलब मार मार के पतला चादर बना देगा, पीट के उसे बोलता है आघात वर्ध्यता। तो धातु का में ये गुण पाया जाता है, बल्कि जबकि अधातुओं में दोस्तों आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। 5 देखो, सामान्यतः धातुओं गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। धातुओं गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, जबकि अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। ठीक, उसका उल्टा बोला है यहाँ पर। नेक्स्ट, प्राय धातु ये चमकीली होती है और अधातु क्या होती है? चमकीली नहीं होती। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक अपवाद निकल के सामने आता है, जो होता है ग्रेफाइट और आयोडीन। सॉरी आयोडीन नहीं, आयोडीन। ठीक है, प्राय अधातु जो होती है ना मैक्सिमम क्या होती है? चमकीली नहीं होती है। लेकिन दोस्तों एक ग्रेफाइट है और आयोडीन है जो अधातु होती है भी चमकीला होती है। ठीक है, प्राय धातुएं कठोर होती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एकदम नरम है, उसको हाथ से आप चीप सकते हो, काट सकते हो। तो प्राय धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर होती है, और अधातुएं जो होती है कठोर नहीं होती है। लेकिन दोस्तों धातु में एक अपवाद हो जाता है क्या? पोटेशियम और सोडियम, इसको लोग चाकू से काट सकते हो। और धातुएं कठोर नहीं होती है, धातुएं कठोर नहीं होती, लेकिन एक अपवाद है हीरा। हीरा दोस्तों प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, याद रखना। ठीक है, भले धातु कठोर पदार्थ नहीं होता है, लेकिन हीरा जो है ना वो क्या होता है? उसको अपवाद है। ठीक है, एक्सेप्शन केस है। धातुएं सोनो रस होती है। मतलब सर कौन सा रस? ये नींबू का रस होता है क्या? नहीं भाई, धातुएं सोनो रस होता है। जब किसी चीज से मारोगे, टकराओगे ना, टन 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 आ जाएगा, तो उसे बोलते हैं सोनोरस। धातुएं सोनोरस नहीं होती है। समझो, आगे बढ़ें। समाव्यवता किसे कहते हैं दोस्तों? पेंटेन के समावयवों के नाम एवं रचनात्मक सूत्र। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, और जितना मैं बताऊं उतना अगर कर दे तो आता है तो 5 नंबर से 1 नंबर न कम मिलेगा और न ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो देख लो, समाव्यवता किसे कहते हैं? ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र तो समान होता है परंतु संरचना अलग अलग होती है भाई, उसे बोलते हैं समावयवी। और इस परिघटना को समाव्यवता बोलते हैं। और ये बात सुन लो, समाव्यवता सम मतलब समान। ठीक है, तो ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र समान होता है, ऐसे यौगिक जिसका आणविक सूत्र समान होता है उसे समाव्यवता। और संरचना अलग अलग होती है, मतलब सूत्र तो एक ही होगा लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम सजा सकते हैं। अभी दिखाएंगे ना एग्जाम्पल, जनाब क्यों करते हो। और इस परिघटना को क्या बोलते हैं? समाव्यवता बोलते हैं। और एक बार सुन लो, ऐसे यौगिक जिनका आणविक सूत्र समान होता है और संरचना अलग अलग होती है उसे समावयवी कहते हैं, और इस घटना को समाव्यवता कहते हैं।
अब देखो एग्जाम्पल क्या बोला, पेंटेन के समावयवों के नाम बोला है ना। चलो पहले चित्रित करते हैं। ये हम लोग का हो गया नॉर्मल पेंटेन भाई साहब। क्या हो गया नॉर्मल पेंटेन, देखो इकाई 1 2 3 4 5 6 5 मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। ठीक है, पेंटा मतलब 5 हो गया, पेंटा हो गया तो पेंटेन हो गया, क्योंकि सारा देखो सिंगल बॉन्ड है, एल्केन ग्रुप का है। ये नॉर्मल पेंटेन हो गया, कहीं तामझाम की इधर घुमाया हुआ नहीं है। अब इस फिगर से हम और कितना अलग अलग तरीके से सेम फॉर्मूला से अलग अलग फिगर कर सकते हो। देख लो ये वाला हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो यहाँ से कार्बन उठाते हैं और यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में वही चीज़ की, देखो वहाँ से कार्बन उठा के कहाँ लगा दिए, दूसरा नंबर में लगा दिए। ये हम लोग का और एक पेंटेन बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं आइसो पेंटेन। ठीक है, हम लोग और एक चीज़ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो इसको लगा दिए ना, इसको यहाँ लगा दिए, इसको उठा करके ठीक इसके ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो भी ये हो जाएगा। अब बोलो सर इसको तो यहाँ भी जोड़ सकते हैं ना, यहाँ जोड़ोगे दोस्तों तो फिर इसको सीधा करके यही वाला चीज़ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, वही चीज़ आएगा। तो बस ऊपर नीचे कर दिए, ये नियो पेंटेन हो गया। तो 3 समावयव दोस्तों होता है पेंटेन का, याद रखना पेंटेन का 3 समावयवता होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातु में रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों इससे पहले हम लोग भौतिक गुणों का अंतर देखे, अब देखेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर क्या होता है। तो सबसे पहला देखो धातु और धातु में क्या अंतर होता है। सबसे पहला, धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं दोस्तों क्षारीय होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। क्षार क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। और धातु ऑक्साइड क्या करता होता है दोस्तों, ये क्षारीय ऑक्साइड होता है। क्या होता है, क्षारीय। ठीक इसका उल्टा है अधातु में, कि अधातुय ऑक्साइड क्या होता है, ये क्षारीय होता है, तो ये अम्लीय हो जाएगा, समझे ना। और ये क्या करता है, ये नीले को लाल करता है। धातु ऑक्साइड क्या है, अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय डेंजर होता है, सीधा लाल कर देगा भाई मार के, समझ रहे हो। तो अम्लीय ऑक्साइड हो जाता है, और अम्लीय क्या कर देगा, डेंजर है तो लाल कर देगा। ये इसलिए अधातुय ऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय होते हैं, और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। याद हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। दोस्तों कभी आप लोग देखिए जैसे Na+ लिखा रहता है, ठीक है, या फिर आप लोग का Na+ Mg2+ लिखा रहता है, तो 2+ का क्या दर्शाता है कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। जैसे मान लो Na+ है, इसका मतलब क्या, Na जो सोडियम जो है किसी को अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो ये धनी है। ठीक है, और ये काम सिर्फ कौन करता है, धातु ये करता है। जैसे Mg2+ होता है, तो ये Mg क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के रखा है, उधारी है इसका, मतलब उधारी नहीं है, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन उधार दिया है, दे दिया है। तो ये हो गया दोस्तों धनायन बनाती है। तो धातुएं हमेशा धनायन बनाती है, और अधातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती है। जैसे धातु और अधातु में सेम एक दूसरे को उल्टा है। धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु धनायन बनाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या बनाता है, ऋणायन बनाता है। अगला पॉइंट है, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती है। दोस्तों धातु जो होता है ना, ये किससे अभिक्रिया कर लेती है, अम्ल से अभिक्रिया कर लेती है, और सीधा सीधे हाइड्रोजन गैस दे देता है। और जबकि अधातु क्या होता है, धातु तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती है। लो, धातु क्या करती है, अभिक्रिया कर लेगा अम्ल से, और हाइड्रोजन गैस भी दे देगा, और धातु यहाँ पर डर जाएगा, वो अम्ल से अभिक्रिया ही नहीं करेगा। यह जलीय विलयन में अधानायन बनाती है, और यह जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। आपको अभी भी बता दिए कि धातु जो होती है धनायन बनाती है, और जलीय विलयन में भी धनायन बनाती है, और ये जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। अगला पॉइंट है, अपचायक की तरह कार्य करती है। धातुएं दोस्तों अपचायक की तरह कार्य करती है, जबकि अधातुएं उपचायक यानी ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है। याद रख लो मेरे भाई। आगे सवाल है, घरेलू विद्युत परिपथों में बिजली के खतरे पैदा करने वाले किन 2 परिस्थितियों की व्याख्या करें। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच 2 प्रमुख अंतर को सारणीबद्ध करें। सबसे पहला सवाल है कि घरेलू परिपथों में बिजली के खतरा जिससे पैदा होता है, 2 स्थिति को हम लोग लिखना है। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच में प्रमुख 2 अंतरों को लिखिए। चलिए सबसे पहला देखते हैं, घरेलू परिपथों में बिजली खतरे पैदा करने वाली किन 2 स्थितियां निम्नलिखित है। क्या क्या है, खराब अथवा, ये तो आप खुद से भी लिख सकते हो। हम लोग घर में मतलब क्या बोलता है कि परिपथ के खतरा कब होता है, कोई सर्किट में खतरा कब होता है, जब खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार विद्युत झटके के कारण हो सकती है। क्या बोला है, खराब अथवा क्षतिग्रस्त तार विद्युत झटके के कारण हो सकती है, इसलिए उनको तुरंत बदल देना चाहिए। दोस्तों कई बार मुझे भी उस दिन बोर्ड तो ठीक कर रहे थे, पुराना बोर्ड था, और ऐसे लाइन दिया हुआ था, जबकि स्विच भी ऑन पूरा तरह से नहीं था, शायद स्विच ऑन था, हाँ ठीक है स्विच ऑन था, लेकिन स्विच ऑन नहीं होने पर उतना जोर का नहीं लगता, बस थोड़ा सा बुझाता है उसमें। और स्विच ऑन था दोस्तों, जैसे ही वहाँ पर छुआ तार को, इतना जोर से झटका लगा था ना हाथ में पूरा जोर से। तो उस पर आप लोग थोड़ा ध्यान देना, क्षतिग्रस्त तार जो होगा उससे ध्यान से करना, ठीक है, नहीं तो झटका लग सकता है। बिजली के उपकरणों को भी कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना चाहिए, इस समय बिजली का झटका लग सकता है। दोस्तों बिजली के जो उपकरण है, जैसे कोई भी बिजली का सामान होगा जिसमें करंट है, उसको भीजे हाथ से, भीजा मतलब गीला हाथ से नहीं छूना चाहिए, ठीक है, तो करंट लग सकता है भाई। इलेक्ट्रिक मोटर और जनरेटर के बीच में 2 प्रमुख अंतर क्या क्या है देख लो। तो इलेक्ट्रिक मोटर का और विद्युत मोटर में सबसे मेन अंतर है, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मेन जो अंतर है यही है, क्या कि इलेक्ट्रिक मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जबकि जनरेटर दोस्तों यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। सेम है, एक दूसरे का खाली उल्टा है। यांत्रिक
विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत मोटर दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है और यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर क्या करता है? इसका ठीक उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों है इलेक्ट्रिक मोटर में बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जनरेटर बिजली उत्पादन करता है। इलेक्ट्रिक मोटर में दोस्तों बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली का इस्तेमाल करके कोई चीज चला रहा है ना, मोटर में फैन चला रहा है तो मोटर घूमता है, तो मोटर को भैया बिजली चाहिए ना, कैसे चल के घूमेगा वो? तो उसमें क्या बिजली का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जनरेटर बिजली उत्पादन करता है। यानी कि दोस्तों जनरेटर क्या करता है? आप लोग देखे होंगे जनरेटर को शादी पार्टी में लगाते हो ना, भट 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 भटवाल होता है, घूमता रहता है और फिर बिजली उत्पादन देता रहता है, लाइट चलता है, सब कुछ करता है। इतना ही है। अगला है समजात एवं समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। समजात अंग क्या है, समरूप अंग क्या है? चलो भैया देखते हैं। देखो समजात अंग क्या है? ऐसे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं। समजात मतलब समान होगा, तो उत्पत्ति भी समान होगा और संरचना भी समान होगा, परंतु कार्य में भिन्न भिन्न होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समजात अंग बोलेंगे। जैसे पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद, ठीक है, मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद तथा पंछी के पंख। क्या बोल रहा है? जो उत्पत्ति संरचना मतलब दिखाई एक जैसा देगा बट काम अलग अलग करेगा, ठीक है, दिखाई एक जैसा देगा बट काम अलग अलग करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं समजात अंग। ठीक है, ये उदाहरण हो गया पक्षी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य के बाजू तथा गाय के अग्रपाद, मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख, याद रख लेना। ठीक है, इनके क्या करता है? इनके उत्पत्ति और संरचना सेम होता है लेकिन इसका कार्य अलग होता है। पक्षी का पंख जो होता है उड़ने के लिए होता है और घोड़े का आगे का जो पैर होता है दौड़ने के लिए होता है। मनुष्य का बाजू तो गाय के अग्रपाद, मनुष्य के बाजू में बहुत सारे काम करते हो, गाय के बाजू सब चलने का काम करती है। मेढक के अग्रपाद तो पक्षी के अग्रपाद सबका अलग अलग काम होता है। समरूप अंग देखो आप क्या बोलता है? वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान होता है उसे, और उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, समरूप कहते हैं। मतलब समरूप और समजात एक दूसरे से भिन्न है। देखो समजात में क्या हो गया? ध्यान दो, समजात में क्या होगा? उत्पत्ति और संरचना समान होता है परंतु कार्य भिन्न होता है। इसमें क्या होगा? समरूप में कार्य समान करते हैं बट इसमें उत्पत्ति और संरचना भिन्न हो जाएगा। बस इतना ही है, एक बार पढ़ लेना। जो अंग समान कार्य करते हैं तो देखने में भी समान होता है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, उन्हें समरूप अंग कहते हैं। और उदाहरण देख लो, कीट के पंख तथा पक्षी के पंख। कीट के पंख और पक्षी के पंख दोस्तों देखने में समान कार्य सेम करते हैं पर अलग अलग होता है। ठीक है, और समरूप अंग को ही दोस्तों समृद्धि अंग भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, समरूप अंग को ही समृद्धि अंग बोलते हैं। कीट के पंख तथा पक्षी के पंख हो गया, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख दोनों उड़ने का काम है बट देखने में अलग अलग है। चने की पौधे तथा मटर के पौधे में प्रतान हो गया। आगे बढ़ो। जैव निम्नकरणीय और अजैव निम्नकरण पदार्थों में अंतर बताइए, क्या होगा? देखो जैव निम्नकरण और अजैव निम्नकरण होता क्या है? देखो सबसे पहले समझ लो, ये अपशिष्ट होता है। जैव निम्नकरण मतलब समझो, ठीक है, ये वही अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानि रहित पदार्थों में तोड़ा जा सकता है, जैसे गोबर। ठीक है, जैव निम्नकरण जो पदार्थ होता है दोस्तों, इसको हानि रहित मतलब उसको तोड़ोगे तो हानि नहीं होगा, हमें हानि रहित पदार्थों में तोड़ सकते हैं। जैसे गोबर को मिट्टी मिला दोगे तो देखना एक साल बाद वो खुद मिट्टी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन प्लास्टिक से ऐसा होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता है। ये पदार्थ जैव निम्नकरण जो पदार्थ होता है ना दोस्तों, ये पदार्थ जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। और जो ये होता है जैव निम्नकरणीय, जैसे लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, मतलब जो मिट्टी में मिल जाते हैं ना, ये जैव निम्नकरणीय है। छोटे कीटाणु बैक्टीरिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, समझ रहे हो? और अब की अजैव निम्नकरणीय क्या है? सुन लो, ये वे अपशिष्ट पदार्थ है जिन्हें हानिकारक पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है, जैसे डीडीटी, प्लास्टिक, ये सारा चीज अगर मिट्टी में डाल भी दो ना तो हजारों वर्ष तक रह जाएंगे, अब लोग कभी गलेगा नहीं। और ये पदार्थ बैक्टीरिया जैसे जीवाणु भी इसको अपघटित नहीं कर पाएगा। आपको देखो क्या कभी किसी प्लास्टिक को मिट्टी में मिलते हुए उसको खराब होते हुए? नहीं ना, वो जैसा मतलब प्लास्टिक रह जाता है, मिट्टी में नहीं मिलता है, समझ रहे हो? वहीं अगर प्लास्टिक जब किसी और लकड़ी को डाल देते, कुछ और डाल देते, तो वो कब का मिट्टी में मिल चुका होता। समझो कि ना समझो? अगला सवाल है मिसेल क्या है? जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है? क्या इथेनॉल जैसे दूसरे विलायकों में भी मिसेल का निर्माण होगा? व्हाट इज मिसाइल? मिसाइल मतलब वो गोली मारने वाला मिसाइल नहीं, ठीक है। वाई मिसाइल इज फॉर्म, मिसाइल नहीं मिसेल। Why micelle is formed when soap is added to water? Will micelles be formed in other solvent like ethanol as well? तो देखो क्या होगा, जब साबुन को जल में घोलते हैं तो इसका एक अणु विशेष प्रकार की संरचना, तो इसके अणु क्या होते हैं? विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है। इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है और दूसरा आयनिक सिरा जल के बाहर होता है। बस इतना चीज याद रखो। अभी क्या बोल रहा है? जब साबुन को जल में घोलते हैं तो एक विशेष प्रकार की संरचना बना लेती है। कैसी संरचना? इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है जिसे जल रागी बोलते हैं, और दूसरा सिरा जो जल के बाहर होता है उसे क्या बोलेंगे? जल विरागी। और इसी को दोस्तों, इसी संरचना को बोलते हैं मिसेल। समझ गए मिसेल क्या होता है? जब साबुन को जल में घोलते हैं तो इस प्रकार से घुल जाता है, इस प्रकार की संरचना बना लेती है कि साबुन का एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है
ठीक है। इसका एक आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, दूसरा आयनिक सिरा जल के बाहर होता है, और इस प्रकार जो संरचना तैयार होती है उसे हम लोग मिसेल बोलते हैं। आगे देखो अब क्या हो रहा है, ठीक है। साबुन के अणु में एक आयनिक सिरा होता है और एक कार्बनिक सिरा होता है। साबुन के अणु में क्या होता है, एक आयनिक सिरा और एक कार्बनिक सिरा। कार्बनिक सिरा तेल या चिकनाई के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। आयनिक सिरा पानी की तरफ होता है, अभी मैंने बोला कि एक पानी के अंदर होता है और एक पानी के बाहर, ठीक है, होता है ना। आयनिक सिरा जो होता है दोस्तों, सुन लो, यहाँ देखो लिखा है, आयनिक सिरा होता है तो एक कार्बनिक सिरा होता है। कार्बनिक सिरा या तेल चिकनाई के साथ जुड़ जाता है। आयनिक सिरा जल में होता है और कार्बनिक सिरा जो होता है तेल या चिकनाई जो गंदगी होता है कपड़े में वहां जुड़ जाता है, और आयनिक सिरा पानी की तरफ होता है, ठीक है। अब देखो, जिससे मिसेल का निर्माण होता है, मतलब क्या होता है, आयनिक सिरा किधर हो गया, जल की तरफ हो गया, और एक दूसरा सिरा होता है दोस्तों कार्बनिक सिरा, वो तेल या मैलीय पदार्थ की तरफ होता है, याद रखना इतना। अब देखो क्या होता है, कार्बनिक सिरा ये हो गया जिससे मिसेल का निर्माण होता है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है, आप लोग देखेंगे इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार मिसेल का तैयार होता है, ठीक है। ऐसा अणुओं का एक बड़ा गुच्छ बनने के कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होती है। क्या बोल रहा है कि जो इसका होता है इस प्रकार एक बड़ा संरचना तैयार होता है, और जो जल विरागी पूंछ होता है जिसको हम लोग आयनिक सिरा बोलते हैं, वो जल के अंदर होता है, दूसरा सिरा जो होता है वो गुच्छे की तरफ होता है, ठीक है। अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने का कारण होता है जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, ठीक है, और जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। मतलब इस प्रकार का, ये गुच्छा के अंदर हो गया, ये जल का पूछ जो बाहर हो गया, ये आपका कार्बनिक सिरा हो गया। इथेनॉल में अब देखो, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया जल में रहता तो मिसेल का निर्माण क्यों होता है, तो बता दिए मिसेल का निर्माण किस प्रकार से होता है। एक जल के अंदर होता है, एक जल के बाहर होता है। जल का अंदर होता है वो आयनिक सिरा होता है, जल के बाहर होता है कार्बनिक सिरा होता है, इस प्रकार मिसेल का निर्माण होता है। और अगला पॉइंट का क्वेश्चन क्या है, इथेनॉल में पानी जैसी पोलैरिटी नहीं होती, इसलिए इथेनॉल में मिसेल नहीं बन सकता। समझ गए, इथेनॉल में पानी जैसी पोलैरिटी नहीं होती है, इसलिए इथेनॉल में मिसेल नहीं बन सकता। अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत फेमस सवाल भी है, सुन लो। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। क्या, XY और XX। नर में दोस्तों XY गुणसूत्र होता है और मादा में XX गुणसूत्र है, याद रख लो। नर गुणसूत्र का नाम क्या है, XY, और मादा गुणसूत्र XX होता है। अब देखो, इससे स्पष्ट है कि मादा के पास Y गुणसूत्र नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो यहाँ पर मादा का तो XX होता है ना, जबकि नर का क्या होता है, XY होता है। मतलब कह सकते हैं मादा के पास Y वाला गुणसूत्र नहीं होता है ना, ठीक है। जब नर मादा के संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में दोस्तों XY गुणसूत्र होने चाहिए। मतलब अगर नर शिशु लड़का पैदा होगा, ठीक है, तो लड़का पैदा होने के लिए हमको XY चाहिए। तो XY कैसे होगा, मान लो लड़की अपना X दे दिया, लड़का को अपना क्या देना पड़ेगा, Y देना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो XY होगा, लड़का होगा। मान लो लड़की तो X के अलावा कुछ दे ही नहीं सकती, क्योंकि लड़की के पास क्या है, XX है, जबकि पुरुष के पास बात करें तो X भी है और Y भी है। मान लो ये लड़की तो एक ही X ही दे सकती है, इसके पास Y जब है ही नहीं तो Y कहाँ से देगा। तो लड़की मान लो X दे दिया और लड़का भी मान लो X दे दिया, तो XX होगा, लड़की का उत्पन्न हो गया। और फिर लड़की मान लो X दिया, लड़की X ही देगी, मान लो क्या, तो Y दे ही नहीं सकती, उससे है ही नहीं, और लड़का अब Y दे दिया, ठीक है, तो XY बन गया। अब पुरुष की प्राप्ति हुई, संतान उत्पत्ति में लड़का जन्म हो गया। समझ गए, तो इस प्रकार से तो मादा के पास Y गुणसूत्र होता ही नहीं, इसलिए जब नर मादा के बीच में संयोग होता है संतान उत्पत्ति करने के लिए, तो मादा किसी भी अवस्था में नर शिशु को उत्पन्न करने में समर्थ हो ही नहीं सकती, क्योंकि नर शिशु में XY गुणसूत्र होने चाहिए, जो कि मादा में नहीं होता है। निषेचन क्रिया में यदि पुरुष का X लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र मिलता है, इससे XX जोड़ा बनेगा, अतः संतान लड़की के रूप में होगी। अभी हम बताएं जो है वही लिख दिया है होगी। लेकिन जब पुरुष का Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के X लिंग गुणसूत्र मिलता है और निषेचन करेगा तो XY बनेगा, इससे लड़के का जन्म होगा। समझ गए मेरी बात को। अगला सवाल देखो, ओजोन क्या है, बहुत आसान सवाल है वो वाला लिंग गुणसूत्र, देख लो ध्यान से, आराम से लिख दोगे एक बार देखने से ही। ओजोन क्या है, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपर रूप है जो एक परत के रूप में होता है। ओजोन आखिर एक परत है दोस्तों, परत, इसका फॉर्मूला हो O3 याद रखना ओजोन का, ठीक है। ये ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, ठीक, क्या है, अपर रूप है। यह सूर्य से जो आने वाली खतरनाक पराबैंगनी किरणें होती है ना, उसको रोकता है भाई साहब, समझ रहे हो। जो सूर्य से रोशनी आती है तो उसको कोई छानने वाला होना चाहिए, जैसे चाय खाते हैं उसको चाय को छानते हैं, उस प्रकार सूर्य की रोशनी को छानने वाला होता है एक ओजोन परत, जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोक लेती है, हानिकारक पदार्थों को सोख लेती है और बाकी अच्छी अच्छी किरणों को हमारे सारी पृथ्वी में भेजता है, ठीक है। तो इस प्रकार हो गया। यह किसी परिस्थितियों को किस प्रकार प्रभावित करता है परितंत्र को, तो ओजोन पृथ्वी की सतह पर एक आवरण बनाती है। आप लोग देखे होंगे, वो ये मान लो पृथ्वी है, ओजोन क्या, इसके चारों तरफ एक आवरण बना दिया, ठीक है। जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को, जो पराबैंगनी किरणें, हानिकारक किरणें जो सूर्य की ओर से आती है, उससे पृथ्वी की रक्षा करती है। ओजोन सूर्य से पृथ्वी तक आने वाले चालक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है तथा उन्हें पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देती। मेन वही बात बोल रहे हैं फिर से घुमा के
कि ये क्या करता है, ओजोन जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होता है ना वो सोख लेता है, पृथ्वी तक आने नहीं देता है, इस प्रकार यह परितंत्र को नष्ट होने से बचा लेती है। अगर वो पृथ्वी तक आ गया, ठीक है, ओजोन पर धीरे धीरे क्षय हो रहा है, तो हानिकारक पराबैंगनी किरणें भी हमारे पृथ्वी में इंटर हो रही है। तो अगर सारा हानिकारक पराबैंगनी किरण हमारे पृथ्वी में इंटर हो गया तो ना पेड़ पौधा, ना फसल होगा, ना कुछ, और बहुत सारा बीमारी हो जाएगा स्किन रिलेटेड, समझ रहे हो, और परितंत्र को नष्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, ओजोन परत के क्षय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? तो देखो क्या क्या कदम उठाया गया। सीएफसी के उपयोग पर नियंत्रण किया गया है, क्योंकि ओजोन को मेन जो हार्म पहुंचाता है वो सीएफसी ही होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, इसलिए सीएफसी के उपयोग पर नियंत्रण किया गया है। नाभिकीय विस्फोट पर नियंत्रण किया गया। नाभिकीय विस्फोट होगा, परमाणु निकलेंगे, जाकर ओजोन परत को छेद करेगा, जिससे भी दोस्तों आप लोग का क्या होता है, आप लोग का ओजोन परत खराब होता है। तो ये भी कदम उठाया गया है ठीक करने के लिए। सुपरसोनिक विमान जो निकलता है सीधा ओजोन परत को छेद करके निकल जाता है और उससे फिर पराबैंगनी किरण अंदर आ जाती है, इसलिए दोस्तों सुपरसोनिक विमानों का कम से कम प्रयोग होता है। अगला सवाल है, पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। तो देखो, आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करता है, इसे पोषी स्तर कहते हैं। पोषी स्तर मतलब क्या, एक चीज दूसरी चीज को खा रहा है, वो दूसरा चीज तीसरी चीज को खा रहा है, वो चीज उस चीज को खा रहा है, मतलब इस प्रकार से, ठीक है। आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाला। आहार श्रृंखला उत्पादक, उत्पादक मतलब पेड़ पौधे हो गया, उपभोक्ता मतलब हम लोग हो गया, जो प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, सारा चीज होता है, मतलब द्वितीय पोषी स्तर से, ठीक है। उपभोक्ता का स्थान ग्रहण करने वाले जीव जीव मंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं और इसी को बोलते हैं पोषी स्तर। क्या, विभिन्न प्रकार के जीव मिलकर जब दोस्तों एक संरचना प्रदान करता है उसे हम पोषी स्तर बोलते हैं। जैसे पादप को कौन खा गया, कीट, कीट को कौन खा गया, मेढक, मेढक कौन खा गया, सर्प, सर्प को कौन खा गया, चिल, बस हो गया एक पोषी स्तर, समझ गए। ऊपर दी गई खाद्य श्रृंखला में 5 कड़ियां हैं, इसमें 5 जो खाद्य श्रृंखला है दोस्तों समझ लो, ये खाद्य श्रृंखला है, ठीक है, इसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। तो इसमें 5 कड़ियां है, जिसमें पादप प्रथम पोषी स्तर है, पादप क्या है, प्रथम पोषी स्तर है, जिससे स्वयं पोषी भी कहते हैं। दोस्तों सुन लो, जो स्वयं पोषी होता है, जो अपना खाना खुद निर्माण करता है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पोषी स्तर। उसके बाद क्या आता है, द्वितीय पोषी स्तर में कीट आता है, जो पादप को खा जाता है। द्वितीय पोषी स्तर में क्या आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं कीट आ रहा है, कीट क्या कर रहा है, कीट पादप को खा जा रहा है, समझ रहे हो, अब पादप खा जाता है। तृतीय पोषी स्तर में मेढक है जो कीट को खा जाता है। उसी प्रकार चतुर्थ पोषी स्तर में क्या है, सर्प है जो मेढक को खा रहा है। और पंचम पोषी स्तर में, ठीक है, चतुर्थ पोषी स्तर में सर्प है जो मेढक को खाता है। और पांचवा पोषी स्तर में चील है जो सर्प को खाता है। पांचवा पोषी स्तर में क्या, चील है जो सर्प को खाता है। इस प्रकार दोस्तों आप लोगों का एक आप लोगों क्या हुआ, ये 1 मिनट, हाँ, इस प्रकार से आप लोगों का खाद्य श्रृंखला दिया हुआ है, निकलता है, ठीक है। तो यही अच्छा आप लोग आहार श्रृंखला पोषी स्तर क्या है, आहार श्रृंखला आप लोग का उदाहरण दे दिए। आहार श्रृंखला बोलो या खाद्य श्रृंखला बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोग महत्वपूर्ण 5 नंबर वाले सवाल से आएगा, तो 5 नंबर में आएगा, 5 पॉकेट में घर लेके आ जाना, ठीक है। चलिए सभी को शेयर कर दो, लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतना ही, फिर नेक्स्ट में जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।